आ जाओ। देखो, पहले तो अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाना सीखते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बेसिकली एग्जाम के इंपॉर्टेंस से अगर मैं देखूं तो तुमको सेल का अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस और सेल का डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। हायर परचेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेलमेंट, ये बेलमेंट अपन पढ़ चुके हैं। बेलर बेली याद है क्या? ठीक है। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है तुमको पूरे चैप्टर में, ठीक है। अपन उसके हिसाब से पढ़ेंगे। पूरा पढ़ा रहा हूं, कौन बोला तीनों चीजें पढ़ा रहे? कैसे सवाल पूछता रहे? सही में दूर बैठा करो रे इससे। सुनो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, जरा पढ़ो तो सही। इसमें कोई ऐसी चीज है कि जो तुमको ऐसी लग रही है कि कुछ कैच हो सकता है इसमें? A contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Property in goods. Seller transfers or agrees to transfer. इसमें क्या दिख रहा है तुमको? वो अभी कर रहा है या बोल रहा है बाद में ट्रांसफर करो? या तो प्रेजेंट है या तो फ्यूचर है, दो चीजें दिख रही इसमें, ठीक है। सर्टेनिटी दिख रही क्या इसमें गुड्स की? सर्टन है क्या गुड्स? ठीक है। प्रॉपर्टी इन गुड्स का क्या मतलब? जो बेचने वाली प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो goods की बात- वो तुमसे जमीनों की बात नहीं कर रहा है इस वक्त, जमीन ठीक है। की बात नहीं, हाँ तो तुम, property हाँ कौन से गुड्स? बेचारा अवेलेबल कौन से? मूवेबल, इमूवेबल कौन से? Movable। अच्छा, इमूवेबल क्यों नहीं? इमूवेबल क्यों नहीं? प्रॉपर्टी इन गुड्स, उसने गुड्स को स्पेसिफाई किया है क्या? अभी अभी तक तुमको गुड्स की डेफिनेशन पता है क्या? तो तुम कैसे बोल सकते हो कि इसमें इमूवेबल नहीं आएगा? Immovable transfer is- टाइटल ट्रांसफर नहीं होता क्या? हाँ? इमूवेबल में टाइटल ट्रांसफर नहीं होता क्या? Title transfer हो रहा। तो Goods transport करने की बात- देखो, घटिया सवालों का तो जवाब भी नहीं दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अभी तक तुमको पता ही नहीं है क्योंकि मैंने गुड्स की डेफिनेशन बताई नहीं है तुमको, ठीक है। सो मैं इसलिए बता रहा था कि अपने मन से जस्टिफाई मत करो उसको। तुम लोगों को जो डेफिनेशन आज तक याद थी कि भैया गुड्स मतलब कुछ तो भी सामान होता है, वो डेफिनेशन भूल जाओ, ठीक है। जो अपन अभी पढ़ेंगे आगे वो डेफिनेशन को याद रखना, इसलिए मैं लाइन पढ़वा रहा था, ठीक है। अच्छा, फॉर अ प्राइस ऑब्वियसली कंसिडरेशन के लिए रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये देख लो, छोटी सी डेफिनेशन दो। A buyer means a person who buys or agrees to buy. Seller means a person who agrees to sell or sells. ये कोई दम नहीं था इसमें। अच्छा, आ जाओ, ये देखो। Property means the general property in the goods and not merely a special property. दोनों का फर्क समझो। प्रॉपर्टी यहाँ पे ओनरशिप को बोल रहा है वो, और कोई भी चीज को नहीं बोल रहा, ठीक है। प्रॉपर्टी का जो वर्ड उसने यूज किया है, प्रॉपर्टी इन गुड्स, सी ये प्रॉपर्टी इन गुड्स, वो ओनरशिप की बात कर रहा है गुड्स की, ठीक है। मतलब वो टाइटल की बात कर रहा है, वो तुमसे प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा है, जमीनों की बात नहीं कर रहा, वो टाइटल की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखो। इफ ए हु ओन्स गुड्स प्लेजेस देम फॉर रेजिंग मनी टू बी, ए हैज अ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। फिर से सुनो, ए ओन्स गुड्स एंड प्लेजेस देम फॉर रेजिंग मनी टू बी। ए के पास गुड्स है, ठीक है, उसने बी को पैसे देने के लिए प्लेज किया गुड्स को। प्लेज करने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्लेजिंग? लोन लेते तो collateral देते, वैसे टाइप- किसी को प्रॉमिस करना, किसी को कोई चीज किसी के पास गिरवी रखना, ठीक है। नॉर्मली गिरवी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट प्लेज का मतलब वही होता है, ठीक है। अच्छा, तो ए के पास जनरल प्रॉपर्टी है। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जनरल ओनरशिप। जहां भी वर्ड प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ओनरशिप से ही रिलेट करना है इसको, और कोई वर्ड से रिलेट मत करना, ठीक है। अच्छा, वाइल बी हैज अ स्पेशल प्रॉपर्टी। बी जिस बंदे को अपन वो गुड्स दे रहे हैं, अपन मैंने गुड्स लिए, मेरे पास गुड्स की ओनरशिप है, ठीक है। मैं वो गुड्स तुम्हारे पास गिरवी रख रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो उसके अगेंस्ट में, ठीक है। समझ लो मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी तुमको दे रहा हूँ, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हो उसके अगेंस्ट में, तो जनरल ओनरशिप मेरी हुई, जनरली उसका ओनर तो मैं ही कहलाऊंगा, ठीक है। कागज में भी मेरा ही नाम लिखा हुआ है।
लेकिन एज ऑफ नाउ वो गाड़ी की पोजीशन तुम्हारे पास है, वो गाड़ी की पोजीशन तुम्हारे पास है, ठीक है, तुमने उसके अगेंस्ट में मुझे पैसे दिए हैं, मैंने कोलैटरल के लिए तुमको दिया है, तो स्पेशल ओनरशिप तुम्हारी हुई कुछ समय के लिए, या जितने समय तक के लिए मैं पैसे वापस नहीं करता, ठीक है। यस, जनरल और स्पेशल, स्पेशल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, ठीक है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। पोजीशन क्या होता है? किसके कंट्रोल में है, ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है किसके कंट्रोल में है वो चीज। हाँ, तो पेपर्स दे दिए लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ इलीगली। हाँ हाँ, नहीं बेच सकता, बेच ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आप जो जिसका ट्रांसफरी का नाम चढ़ा हुआ है, जब तक ये गाड़ी की ओनरशिप, जब तक कि आरसी में नाम चढ़ा हुआ है ना, जब तक उसकी सिग्नेचर नहीं आती ना, तब तक वो बेच नहीं सकता गाड़ी, ठीक है। आरसी ट्रांसफर करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर से जाना पड़ता है, जिसके लिए आरटीओ भेजना पड़ता है कागज, और वहां पे साइन मैच होती है, ठीक है। तो जब तक ये साइन मैच नहीं होती, और एक बार आरटीओ जाना भी पड़ता है ट्रांसफरिंग के लिए, ठीक है, तो वो जब तक ही नहीं होता तब तक ही आप ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अपन स्पेशल और जनरल का फर्क समझ में आया क्या रे? ओए, सो रहे क्या? 3 दिन की छुट्टी के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही क्या? अच्छा, देखो, सेल होने के लिए अपने को क्या क्या जरूरी है? 2 पार्टी जरूरी है, पहली बायर, दूसरा सेलर, ये तो सबको पता है, इसमें कोई नया नहीं था। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, जो भी चीज है अपने पास, जो भी है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अभी तक डिफाइन नहीं करी है मैंने, ठीक है। सो जो भी चीज अपने पास है वो अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक। देखो, अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल पे आओ जरा, ये देखो, मेरे को फर्क समझा सकता है कि कोई अग्रीमेंट टू सेल और सेल का? भैया मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तुमसे पहले, या तुमसे एक अग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुमको चीज बेचने वाला हूं और तुम्ही को बेचूंगा, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल हमेशा फ्यूचर के लिए रहेगा, आगे आने वाली चीज के लिए होगा। आप अग्रीमेंट टू सेल अभी कोई चीज कर रहे हो उसके लिए नहीं करोगे, आप हमेशा अग्रीमेंट टू सेल तभी करते हो जब आपको फ्यूचर में कोई चीज खरीदनी है, बेचनी है, ठीक है। नॉर्मली जमीनों के लिए होता है, नॉर्मली, ठीक है। अग्रीमेंट टू सेल आप कोई बड़े कंसाइनमेंट के लिए, आप कोई बड़े कंस्ट्रक्शन गुड्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको 100 टन माल मंगाना है, कहीं से 1000 टन माल मंगाना है, लेकिन आज नहीं मंगाना है, आपको महीने भर बाद मंगाना है, ठीक है। उसके लिए आप अग्रीमेंट टू सेल या अग्रीमेंट टू बाय कर सकते हो, ठीक। गाड़ियों में अग्रीमेंट टू सेल की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों करेगा आदमी गाड़ियों में? वो डिलीवरी रिसीट होती है, ठीक है, वो इम्प्लाइड है। अगर आपने पैसे भरे हैं तो आपको अग्रीमेंट साइन करके नहीं देता, वो आपको एक डिलीवरी की रिसीट देता है कि भैया आपने 25,000 रुपए टोकन अमाउंट भरा है, ठीक है। वो अग्रीमेंट टू सेल नहीं है, वो इम्प्लाइड अग्रीमेंट है। वही चीज है, वो सेम चीज है। तुमको जब प्री रजिस्ट्रेशन कराओगे, अभी जैसे ओला की इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही है, 500 रुपए का प्री रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी उसकी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया है गाड़ी देने का। उसने सिर्फ वो 500 रुपए के बदले में तुमको एक रिसीट दी है कि भैया आपने 500 रुपए भरे। उसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ी देना ही देना है उसको। ऑफर फॉर सेल और सॉरी, इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर का फर्क समझा था ना? क्या फर्क था? इन्विटेशन टू ऑफर में सामने वाले की लाइबिलिटी नहीं आ रही थी, ऑफर में लाइबिलिटी आ रही थी। ये भी वही सेम सिनारियो है। अग्रीमेंट टू सेल और इम्प्लाइड सेल, फर्क है दोनों में, ठीक है। अच्छा, गुड्स होने चाहिए। आपका सब्जेक्ट मैटर अगर गुड्स के अलावा कैश रहा, मतलब कैश लेके आप कुछ और दे रहे हो, कैश का इक्विवेलेंट, ठीक है, वो नहीं चलता। बार्टर सिस्टम नहीं चलता, गुड्स के बदले में गुड्स। बार्टर सिस्टम पता है ना क्या होता है? ठीक है, वाह। किसको? वो अग्रीमेंट टू सेल अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें प्राइस भी चाहिए रहता है अपने को, ठीक है। अच्छा सुनो, मनी वर्थ चीज को तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? मेरे फोन के बदले में तुम्हारा फोन ले रहा हूँ, वैल्यू लगा सकते हो इस चीज की? हाउ? लेकिन अगर मैं तुमको की बोलूं कि अगर एक प्रॉपर्टी के बदले में तुम मेरे को कोई ऐसी चीज दो जो उस प्रॉपर्टी की वर्थ हो, अब वो ढूंढना मेरे लिए टफ है।
बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम ऐसी है ना कि उसका वैल्यूएशन निकालना बहुत टफ है, एग्जैक्ट वैल्यूएशन, ठीक है। नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स में तो अपन निकाल सकते हैं, हर एक के हिसाब से अलग है। मेरी प्रॉपर्टी का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ की है, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू 10 करोड़ की है। लड़ झगड़ ले अब जाके, कौन सी वैल्यू पे डिसाइड करेगा तो, ठीक है। अरे सुनो सुनो, वो अपना कंटेंशन है ही नहीं, आओ चलो देखो। प्राइस होना चाहिए ऑब्वियसली, प्राइस रहेगा तभी अपन उसको कंसिडरेशन बोल रहे हैं। सेल और सेल अग्रीमेंट टू सेल दोनों हो सकते हैं, इंक्लूड्स बोथ, हो सकते हैं, ठीक है, ये कंपल्सरी नहीं है। नॉर्मली सेल भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है। एब्सोल्यूट का मतलब श्योरिटी वाला नहीं रे, एब्सोल्यूट का मतलब है कि भैया आपने जो चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली वैसी ही फॉलो होगी। कंडीशनल का मतलब है आपने उसमें कोई चीज डाल के रखी है, अगर वो होती है तो वो फुलफिल होगा वरना नहीं, ठीक है। नहीं, वो कंडीशनल नहीं है, नहीं, गलत, एग्जाम्पल ही गलत है। कंडीशनल का मतलब है कि भैया अगर ये आइटम मेरे पास आता है तो ही मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर पाऊंगा, ये होता है कंडीशनल। कोई दूसरी चीज के बेसिस पे। कंटीजेंट नहीं, कंटीजेंट और कंडीशनल में फर्क है। कंटीजेंट का होना ना होना डिपेंड नहीं करता, वो फ्यूचर में अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है। इसकी अनसर्टेनिटी नहीं रहती, कंडीशनल चीज होती ही है, कब होगी उसके ऊपर डिपेंड है। कंडीशनल चीज होती है हमेशा, कंटीजेंट चीज का होना ना होना कोई भरोसे का नहीं, कंडीशनल चीज होती है, ठीक है। अच्छा, राइटिंग और ओरल में हो सकता है, अपन ने देखे थे, ठीक है। अपन ने ये भी देखे थे कि राइटिंग और ओरल में कैसे हो सकता है, ओरल में अपने को प्रूफ करना डिफिकल्ट जाता है। ये सर ये वाली है क्या? कॉस्टिंग की पड़ी है, डबल एंट्री अकाउंट्स की। अच्छा अच्छा, ठीक है। इम्प्लाइड सेल अपन ने देखे, अभी बात की है, ये इम्प्लाइड सेल वाले इम्प्लाइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अज्यूम्ड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जैसे तुमको जो पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुमको आना चाहिए, ठीक है, बता रहा हूं। इस पे तो नहीं चाहेगा, आगे आने वाली चीजों पे आएगा, बताता हूं। देखो ये एक बार लाइन पढ़ना, when the transfer of ownership is to take place at a future time or subject to some conditions to be fulfilled later, ठीक है, this contract is known as an agreement to sale। जितने वर्ड्स को मैं गोले मार रहा हूं ना, सिर्फ उतने को ही अंडरलाइन करना है या गोले मारना, पूरी लाइन मत करना, ठीक है। या तो फ्यूचर टाइम में होने वाला है, या तो कोई ऐसी कंडीशन है जो फ्यूचर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। फ्यूचर में कंप्लीट करने वाली कंडीशंस कौन सी हो सकती है? नहीं, हाँ ठीक है, वैसा बोल सकते हो, ठीक। दूसरा मैं एग्जांपल अगर बिल्डिंग का भी लूं तो ये बोल सकता हूं कि भैया अगर मैं बिल्डिंग बनेगी उसके बाद ही मैं आपको पोजीशन दे पाऊंगा, ठीक है। ये कंडीशनल चीज है, बिल्डिंग जैसे जैसे बनती जाएगी उसी हिसाब से मैं पोजीशन दूंगा, जैसे मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का तभी मैं आपको पोजीशन दे पाऊंगा, ठीक। नॉर्मली आप जब कोई घर खरीदते हो तो दो तरीके से खरीद सकते हो, या तो कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जो बन चुकी है ऑलरेडी, उसमें आप जाओ अग्रीमेंट करो और अगले दिन जाके आप खरीद लो उसको, ठीक है, या सेम डे आप सेल डीड कर लो, ठीक, रजिस्ट्री कर लो, नॉर्मली बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाओ, अपना फ्लोर डिसाइड कर लो कौन सा खरीदना है, और पोजीशन आपको तब मिलेगा जब वो बिल्डिंग का कंप्लीशन होगा। ये दोनों तरीके, ठीक है। सो जो सेकंड तरीका है ना, उसमें आपको अग्रीमेंट टू सेल लगेगा, आपका जो भी अग्रीमेंट रहेगा उसमें अग्रीमेंट टू सेल ही हेडिंग रहेगी और कुछ रह ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, यस, ऑब्वियस है ना, उसमें पूछने वाली बात क्या है। मेरे को एक बात बताओ, तुमने अग्रीमेंट टू सेल किया, तुमने ये चीज 1 महीने बाद देने का वादा किया, मैंने देने का वादा किया, जिस दिन वो चीज एग्जीक्यूट हो रही है वो चीज उस दिन तो सेल माना जाएगा ना। अग्रीमेंट टू सेल को अपन फॉलो कर रहे हैं तो सेल बन रही है, ठीक है। अच्छा, सेम चीज है, ये देखो, सीधा इस पे आ जाओ यार। देखो टाइटल के बेसिस पे अगर अपन डिसाइड करें तो अपन बायर को इमीडिएटली ट्रांसफर करते हैं टाइटल सेल में। कुछ हाँ ना, कुछ तो बोला, आज कैसे मर गए हो सबके सब। हाँ बस, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल में अपन फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, या तो कोई कंडीशन को फुलफिल करने में,
दोनों चीजें याद रखना। सुनो, अग्रीमेंट टू सेल का अगर तुमसे कोई भी चीज उसने पूछा या क्वेश्चन में उसका कहीं पे भी जिक्र किया, या तुमको ऐसा लग रहा है कि बहुत से क्वेश्चन अग्रीमेंट टू सेल के ऊपर में दिया है, तो अग्रीमेंट टू सेल में तुम ये दोनों चीजें लिखोगे, फ्यूचर डेट और फुलफिलमेंट ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। ये दोनों चीजें लिखनी है, एक भी चीज को स्किप मत करना, ठीक। अच्छा, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है उसका, सेल का? क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। इसमें हो सकता है एक पार्टी ने एडवांस दे चुका है पूरा, दूसरे वाली पार्टी का देना बचा है, या दोनों पार्टी ने देना बचा है सब कुछ, ठीक है। अच्छा, बर्डन ऑफ रिस्क किस पे है भैया सेल में? सेल में किसके ऊपर रहता है, बायर के ऊपर कि सेलर के ऊपर? क्यों? करेक्ट वर्ड जो है वो ढूंढ रहा था मैं, वो ये था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप एक बार ट्रांसफर हो गई तो सेलर की पूरी जिम्मेदारी खत्म है, जिम्मेदारी पूरी की पूरी बायर के ऊपर शिफ्ट हो गई। तुम फोन लेने जाते हो, फोन खरीद लेते हो, दुकान के बाहर जाके एक नाली में भी गिर गया ना तुम्हारा फोन, तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो बहुत दूर की बात बोल दिया मैंने, तुमने बिल बनाया, सामने वाले ने, तुमने पैसे दे दिए, सामने वाले ने बिल बना दिया और उसी वक्त तुम्हारा फोन गिर गया, खत्म है, ठीक है। आईफोन गिरा तो 25,000 की चोट है, छोटा वाला गिरा तो 5,000 की चोट है, ठीक है। हाँ, गारंटी वारंटी इज अ डिफरेंट थिंग, वो कंसेप्ट ही डिफरेंट है। अपन अभी सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो तुम गारंटी और वारंटी की बात कर रहे हो हर कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये जो अपन डैमेज की बात कर रहे हैं, डैमेज को कोई प्रोवाइड नहीं करता। तुम स्क्रीन डैमेज कर लोगे तो रिप्लेसमेंट का वन टाइम गारंटी वो लोग देते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है, ठीक है। वारंटीज इसमें चैप्टर है, वो वारंटीज में अपन उसका फर्क देखेंगे कि अपन सेल में उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। इंश्योरेंस फालतू का कंसेप्ट था फोन के लिए, साला टुर्रा 60-50,000 का फोन है, उसके लिए भी इंश्योरेंस चाहिएगा तुमको? नहीं, दैट वाज अ, तुमको पता है अभी इंश्योरेंस बंद क्यों हो गया? इट वाज अ शेयर स्कैम। आईफोन, ये जितने भी फोन्स का इंश्योरेंस जो बीच में निकला था, बहुत चल रहा था कि फोन इंश्योर करा लो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, कुछ नहीं होगा, ये पूरा स्कैम था, ठीक है। आईफोन का नहीं रहा, सभी फोन का। फोन को खरीद के 14 दिन के अंदर आपको इंश्योर कराना पड़ता था, वरना नहीं होता था, ठीक है। इट वाज अ शेयर स्कैम। नॉर्मली 90% लोगों के क्लेम रिजेक्ट ही होते थे, किसी का पास नहीं होता था, ठीक है। उनका कहना ऐसा था कि उसमें उन्होंने एक कंडीशन डाल के रखी थी कि अगर वो रीजनेबल लगा हमें तो हम उसको अप्रूव करेंगे, ठीक है। सो ये कंडीशन, और सिंस ये अप्रूव नहीं था कहीं से भी, ये तुम लोगों ने अपने बेसिस पे किया था, ये लोगों ने प्राइवेट कंपनीज बना के इंश्योरेंस बेच रही थी फोन का, ठीक है। लोग टर्म्स एंड कंडीशंस तो जीवन में कभी नहीं पढ़े, काय को पढ़ेंगे इंश्योरेंस में, ठीक है। तो ये उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बोला सर देखिए आपने साइन किया है, नीचे कंडीशन लिखी हुई है, आपका क्लेम रिजेक्ट है। 2,000 रुपए भी गए, फोन भी गया, सब कुछ गया, ठीक है। सो वो पढ़ना चाहिए कायदे से, लेकिन छोड़ो। अच्छा देखो, बर्डन ऑफ रिस्क किसके ऊपर रहता है? बर्डन ऑफ रिस्क की बात चल रही है, ठीक है। बायर के ऊपर रहेगा इसमें, सेल में, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप हो चुकी है। दूसरे वाले में क्योंकि अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ राइट्स, जैसिन रेम जैसिन पर्सनम याद है क्या? जैसिन रेम मतलब दुनिया के खिलाफ, और पर्सनम मतलब एक बंदे के अगेंस्ट में, ठीक है। सो अगर सेल कर रहे हो तो आपके पास राइट रहता है पूरी दुनिया के अगेंस्ट में कि भैया ये चीज मेरे पास आई है, अब मेरे पास इसका ट्रू ओनरशिप है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। सो देखो, इट क्रिएट्स अ जैसिन रेम that is the buyer as the owner gets the right to enjoy the goods as against the whole world। भैया मैंने फोन खरीद लिया, अब कोई बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि भैया ये फोन मेरे को दे दे या मेरा है। आई हैव द ट्रू ओनरशिप अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया के अगेंस्ट में मैं इसको केस, किसी के ऊपर भी केस कर सकता हूँ अगर कोई मेरा फोन लेकर भागता है तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पे आऊं, सेल ऑफ अग्रीमेंट टू सेल पे, मैं सिर्फ उस बंदे पे केस कर सकता हूं जिससे मैंने अग्रीमेंट किया है। चोरी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, बातें चल रही है कि सामने वाला गुड्स अपने को बेचने से इनकार कर रहा है, ठीक है। सिनेरियो समझो, सिनेरियो का फर्क देखो, ठीक है। हाँ, उसने नहीं किया, वो उसकी इशू है। ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ वाले में देखो, ये देखो बर्डन ऑफ रिस्क सेलर के ऊपर है वो इशू, ठीक है। अपने ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज यहाँ पे ये हो रही है कि अगर अपन को केस करना है तो अपन केस सिर्फ उस बंदे पे कर सकते हैं और किसी के अगेंस्ट पे नहीं, ठीक है।
वो फोन चोरी हुआ या डकैती हुई या जल गया, जो भी है, अपन केस सिर्फ उस बंदे पे कर सकते हैं जिससे अपन ने अग्रीमेंट टू सेल किया है, ना इंश्योरेंस कंपनी पे ना किसी और पे। ठीक है, तुमको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ये वाले भी पूछेंगे कि फोन गुम गया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको कंपेंसेट करना था सेलर को, लेकिन वो नहीं करा, तो अब आप केस किस पे करोगे? तो ये पॉइंट उसमें आता है जैसिन रैम वाला। ठीक है, जैसिन रैम और जैसिन पर्सनल। धीरज, जैसिन रैम जैसिन पर्सनल समझा? क्योंकि हाँ नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, ये वर्डिंग्स ध्यान रखना, ये वर्ड लैटिन वर्ड्स है, लेकिन इनका मतलब वही होता है कि अपने राइट्स दुनिया के अगेंस्ट में और अपने राइट्स एक बंदे के अगेंस्ट में। ठीक है, अच्छा, रेमेडीज फॉर ब्रीच, रेमेडीज क्या थी भाई? रेमेडी का मतलब क्या होता है? इलाज। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शंस है इस चीज से बचने के लिए? ठीक है, देखो, इफ द बायर फेल्स टू पे फॉर द गुड्स द सेलर में सू फॉर द प्राइस। अगर बायर पेमेंट नहीं करता है तो सेलर उसको उतने प्राइस के लिए सू कर सकता है या वाइस वर्सा। ठीक है, एंड ऑल्सो हैज अदर रेमेडीज टू एन अनपेड सेलर। ये अपन अनपेड सेलर के रेमेडीज देखेंगे नीचे, ध्यान रखना ये चीज को। ठीक है, अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल में इफ द बायर फेल्स टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर द गुड्स द सेलर कैन ओनली सू फॉर द डैमेजेस एंड नॉट फॉर द प्राइस। फर्क बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे प्राइस की बात कर रहा है वो, और वहां पे डैमेज की बात कर रहा है, प्राइस की बात नहीं कर रहा। नहीं, प्राइस का मतलब क्या हो गया भैया? ये मेरा फोन है, ये 40,000 का फोन है। ठीक है, इसकी प्राइस क्या है? 40,000 का प्राइस है। अब समझो कि ये फोन लेने के लिए मैंने पहले से 1,000 रुपए भर दिए। ठीक है, 1,000 रुपए मैंने सामने वाले को दिए, मैंने बोला यार हफ्ते भर बाद में फोन लेकर जाऊंगा। ठीक, अब मैं नहीं लेकर गया उससे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? 1,000 आपके फोरफिट कर देगा वो। ठीक है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा वो कुछ कर सकता है? क्या कर सकता है वो? आपको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। फर्क बता रहा हूं, तुम प्राइस और डैमेजेस को कोरिलेट नहीं कर रहे थे। प्राइस का मतलब है कि जो चीज का एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है उस चीज की। ये डेस्क और बेंच है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ठीक है, जितने में अपन ने खरीदे उसकी वैल्यू है। लेकिन जो डैमेजेस चीज होती है ना, वो ओवर एंड अबव दी वैल्यू के साथ साथ वैल्यू के ऊपर का एडवांस भी होता है। ठीक है, सो जितना पैसा उसने दिया या तो वो फोरफिट होगा, सॉरी वो फोरफिट तो होगा ही होगा, उसके अलावा वो उसको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। लेकिन जब सेल और परचेज डायरेक्टली होती है, मतलब जब सेल होती है डायरेक्टली, तब उसको आप प्राइस के लिए सू कर सकते हो पूरा पूरा। ठीक है, मतलब 40,000 का फोन नहीं लेकर गया वो, ठीक है, तो पूरा पूरा आप उसको सू कर सकते हो उसके लिए। ठीक, हाँ, वो तो अग्रीमेंट टू सेल हो गया, वो तो अग्रीमेंट टू सेल है ना। तो फ्यूचर डेट में आ रहा है, फिक्स डेट पे आ रहा है, तो अग्रीमेंट टू सेल हो गया। तो आज कर रहा है तो सेल हो गया। ठीक है, तुम अग्रीमेंट टू सेल को यही याद रखो कि भैया कल भी अगर तू अग्रीमेंट कर रहा है, कल की सेल का भी अग्रीमेंट कर रहा है, तो इट इज एन अग्रीमेंट टू सेल। ठीक, अगर कोई चीज कल खरीदने वाला है और अग्रीमेंट आज कर रहा है, तो भी वो अग्रीमेंट टू सेल है। अगर कोई चीज आज खरीद रहा है ओवर द काउंटर, तो अग्रीमेंट टू सेल का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, अच्छा, इंसॉल्वेंसी देख लो। एक सिनेरियो में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, एक सिनेरियो में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब, वर्ड बार बार यूज मत करो, कंगाल समझ लो। ठीक है, बैंकरप्सी इज डिक्लेयर्ड बाय द बैंक्स, इंसॉल्वेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, फर्क याद रखना। सुनो सुनो, एक मिनट देखो, पहले सेल में देखते हैं, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो फिर किसके ऊपर में जिम्मेदारी आएगी। सुनो, if the buyer becomes insolvent before paying the price, the seller shall have to deliver the goods to the official receiver on his demand because the ownership of the goods has passed to the buyer. ये जमा भैया, मैं तुम्हारे पास फोन खरीदने आया था। ठीक है, मैंने तुमको पैसे दे दिए और मैं बाय सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैं मर गया, मैं गुड्स रिसीव नहीं कर पाया तुमसे। ठीक है, मैंने पैसे दे दिए, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया गुड्स को, या फोन को ले नहीं पाया मैं। ठीक, अब क्या होगा? ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई, ओनरशिप मिल गई मेरे को, लेकिन गुड्स नहीं मिले मेरे को। ठीक, तो वो गुड्स मेरे ऑफिशियल रिसीवर को मिलेंगे, या उसको मैं सेकेंड नेम लीगल हायर भी दे सकता हूँ, या कोई भी नाम दे सकता हूँ मैं। ठीक है भाई, पूरे पैसे देके उसने गुड्स लिए। ठीक है,
एडवांस अगर दे रहा है तो बात अलग है, वो फिर अग्रीमेंट टू सेल हो गया। यहाँ सेल हो रही है, पैसे पूरे लगेंगे, अग्रीमेंट टू सेल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो जहां सेल की बात आ रही है तो आप पूरा ही पेमेंट दोगे ना, आप ये थोड़ी ना बोलोगे भाई 50 आज रख 50 कर दूंगा, घर की दुकान थोड़ी ना अपने, ठीक है। सो पैसे पूरे दे दिए, गुड्स की डिलीवरी नहीं ली, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, तो वो गुड्स अब इसको मिलेंगे, ऑफिशियल रिसीवर को, ठीक है, या लीगल हायर या ऑफिशियल रिसीवर, कोई भी नाम ले लो, ठीक है। ये जब बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, पैसे दे दिए हैं, ठीक है, उसके बाद इंसॉल्वेंट हुआ है, पैसे दे दिए हैं उसके बाद इंसॉल्वेंट हुआ है, तो गुड्स तो मिलेंगे ही अपने को, भले ही अपने को ना मिले, ऑफिशियल रिसीवर को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सेलर के केस में इंसॉल्वेंसी, सेल में ही हूं मैं बायर पे, अग्रीमेंट टू सेल पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी इन केस ऑफ अ सेलर, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सुनो, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट व्हाइल द गुड्स आर स्टिल इन हिज पोजीशन, गुड्स अभी भी उसके पोजीशन में है सेलर की, वो अभी तक बायर को ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। द बायर शैल हैव द राइट टू क्लेम द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द सेलर, ये सेलर का ऑफिशियल रिसीवर है। सेलर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो अपन सेलर को भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि भैया सेलर खुद ही बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, तो हम सेलर पे भरोसा नहीं करेंगे, ऑफिशियल रिसीवर पे भरोसा करेंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सिनेरियो में तुम्हारा बायर इंसॉल्वेंट हो रहा था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? गुड्स की डिलीवरी बची थी तुम्हारी, सिर्फ तुमने ऑफिशियल रिसीवर को दी, ठीक है। अब इस सिनेरियो में बायर ने पैसे दे दिए, लेकिन सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है वो गुड्स की डिलीवरी देने की? सेलर के ऑफिशियल रिसीवर की जिम्मेदारी बचती है वो गुड्स को देना, ठीक है। सिनेरियो सेम ही है, ऑफिशियल रिसीवर पेमेंट देगा या तो गुड्स देगा, ठीक, दोनों में से कोई एक चीज करेगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा। बेटा ऑफिशियल रिसीवर खुद के पैसे थोड़ी ना लगाएगा, अरे भाई मेरे, कैसी बात कर रहा तू? इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये थोड़ी ना होता कि अपने पास 1 रुपया नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो मान लिया, और ये सब लोग तो इंसॉल्वेंट मतलब वो लोग तो गरीब हो गए, सड़क पे आ गए वो लोग, ऐसा रहता क्या? नहीं ना, अभी भी आलिशान मैंशंस में घूम रहा है ना, गाड़ियों में घूमता ना वो। तो इंसॉल्वेंट होने का मतलब ये है कि भैया ऑन पेपर ऑन बुक्स आपकी पर्सनल लाइबिलिटीज छोड़ दो अगर, ठीक है, तो ये बंदे की बस ये जितनी चीजें थी, एसेट्स कम है लाइबिलिटीज ज्यादा है ऑन बुक्स, ठीक है। अच्छा, ये समझा सेल वाले का इंसॉल्वेंसी। इसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इन दोनों के ऊपर, तुमको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, एक केस स्टडी दे देंगे कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, लंबी सी केस स्टडी देंगे कि ये सब हुआ था, इतनी सारी चीजें हुई थी, और एंड में डिलीवरी लेते वक्त ये इंसॉल्वेंट हो गया, या तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया या तो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया। अब हमको बताओ कि इसमें से कौन सही है और क्या होना चाहिए आगे, व्हाट डू यू एडवाइस, ऐसा, ठीक है। बहुत प्यार से फ्रेम करके देंगे क्वेश्चन, तुमको हवा भी नहीं लगेंगी इसका क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अग्रीमेंट टू सेल पे आ जाओ। देखो, सिंस द सेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर, ये अपन अग्री करते हैं, अग्रीमेंट टू सेल में सेलर के पास ओनरशिप रहती है, क्योंकि अपन ने सिर्फ अभी अग्रीमेंट टू सेल किया है, एक्चुअल सेल नहीं हुई है, तो ओनरशिप अभी भी सेलर की है, ठीक है। ही कैन रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, ओनरशिप है अभी तक उसके पास। अग्रीमेंट टू सेल होगा, अग्रीमेंट टू सेल होगा, बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, यहाँ पे बायर इंसॉल्वेंट हो गया है। अग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये नहीं है कि भैया आपने पूरे पैसे भर दिए, ठीक है। सो बायर यहाँ पे इंसॉल्वेंट हुआ है मतलब वो पैसे भरने की ताकत नहीं रखता है, ठीक है, इसलिए सेलर के पास अभी भी ओनरशिप है, और जब सेलर के पास ओनरशिप है तो वो ऑब्वियसली अग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है फॉर द रीजंस की बायर इंसॉल्वेंट है, ठीक है, वो दे देंगे। अच्छा देखो, या तो वो गुड्स दे दे, गुड्स कब देगा वो? जब उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे, ये देखो, या तो पूरे पैसे मिल जाए गुड्स दे लो, अगर पूरे पैसे नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली गुड्स क्यों दूंगा, ठीक है। सेम चीज अगर देखो सेलर में क्या होगा, अगर सेलर इंसॉल्वेंट होता है, द बायर कैन नॉट क्लेम द गुड्स, इफ द बायर हैज पेड द प्राइस ही कैन क्लेम द रेटेबल डिविडेंड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द इंसॉल्वेंट सेलर। वही चीज हो गई, जितने का उसने पैसे भरे थे वो उतने के पैसे सेलर से मांग सकता है बस, ठीक है। समझ लो मैंने 20,000 रुपए एडवांस भरा था, तो उतने 20,000 रुपए एडवांस में सेलर के एस्टेट से लूंगा। सेलर से क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि वह सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर के ऑफिशियल रिसीवर मेरे को एस्टेट बेच के पैसा देगा। एस्टेट का मतलब होता है जायदाद, ठीक है।
ये जमा, ये डिफरेंसेस जमे, ठीक है। अच्छा, हायर परचेज क्या होता है पता है क्या? नहीं, जो तुम लोग ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हो ना, वो हायर परचेज, ठीक है। लगे तो एग्जांपल लिख लो और वहां पे परचेजिंग ऑफ व्हीकल ऑन ईएमआई और परचेजिंग ऑफ फोन ऑन ईएमआई, ठीक है। हायर परचेज का बेसिक कंसेप्ट ये, सेल में क्या होता है, ओनरशिप इंस्टेंटली ट्रांसफर होती है, एक हाथ दे एक हाथ ले, पैसे दे दिए गुड्स ले लिए, ठीक। हायर परचेज में क्या होता है ना, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका चलता है वो, ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब मिला मिलू के आपके 2 साल 1 साल 6 महीने जो भी है, ठीक है। उतने समय के लिए आपके हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनेगी। जब आप आखिरी महीने के इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस समय वो चीज आपके नाम पे होगी, उससे पहले नहीं, ठीक है। उससे पहले ओनरशिप आपकी नहीं रहती, आपके पास गुड्स का पोजीशन आ जाता है लेकिन ओनरशिप नहीं रहती आपके पास, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, आपकी जब गाड़ी जब खरीदते हो ना, तो गाड़ी की जो आरसी मिलती है आपको, वो आरसी पे एचपी लिखा रहता है, एचपी, ठीक है। एचपी का मतलब होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन का मतलब है कि भैया बैंक के पास उसकी अथॉरिटी है, जिस भी बैंक से आपने लोन लिया है, ठीक है। समझ लो मैं बोलता हूँ एचडीएफसी बैंक से अपन ने लोन लिया है कार लोन, ठीक। गाड़ी का पोजीशन अपने पास आ गया है, गाड़ी के आरसी में नाम भी अपना चढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी गाड़ी की ओनरशिप इन लोगों के पास है, बैंक के पास। आरसी में एचपी लिखा हुआ है, इंस्टॉलमेंट्स पे करनी बची है, इस वजह से बैंक के पास राइट रहता है कि आपकी गाड़ी जब्त कर ले अगर आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है, ठीक है। अगर ये आरसी पे एचपी नहीं लिखा होगा ना, तो बैंक के पास कोई राइट नहीं है, ठीक है। हाइपोथिकेशन का मतलब ये होता है कि दे हैव अ राइट टू कॉन्फिस्केट योर व्हीकल अगर आपने ईएमआई नहीं भरी है तो, ठीक है। वैसे नहीं रहता वो आरटीओ में, जब आप बैंक का लेटर दोगे कि हाँ भैया सारी इंस्टॉलमेंट्स पे हो गई है, उसके बाद होता है। आप कभी भी याद रखना, जब आपका गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बाय पोस्ट नई आरसी आती है, ठीक है। ये सब चीजें देखा करो, डेली लाइफ में होती है। बैंक का लोन क्लियर होगा अगर आपका कोई फर्म चल रही है, पार्टनरशिप फर्म है, खुद कराओ या वो ऑटोमेटिकली करवा देते हैं, बैंक वाले ही करते हैं, ठीक है। नहीं, बैंक वाले कर देते हैं। अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो सब चीजें, तो बैंक वाले खुद ही आपको नई आरसी भेजते हैं, ठीक है। बैंक वाले आरटीओ में जाके खुद ही अप्लाई करते हैं कि दे हैव पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट्स। उसका एक फॉर्म रहता है, फॉर्म नंबर 13 रहता है या 14 रहता है, पता नहीं कौन सा, ठीक है। इतना इतना याद नहीं है मेरे को। सो वो फॉर्म भर के आपको नई आरसी आती है घर पे, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट समझा मोटा मोटा ऊपर से। हायर परचेज क्या होता है, उसके डिफरेंसेस देख लो सेल के साथ। देखो, सेल में क्या होता है, सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस, ठीक है। हायर परचेज में एक अग्रीमेंट होता है, ठीक है, फॉर द हायर ऑफ एन एसेट कन्फरिंग एन ऑप्शन टू परचेज। वर्ड्स को ध्यान से सुनना। हायर परचेज में क्या होता है, देयर इज एन अग्रीमेंट फॉर हायर, ठीक है, ऑफ एन एसेट कन्फरिंग एन ऑप्शन टू परचेज। मतलब वो एक तरीके से आपको गुड्स आप हायर पे ले रहे हो, क्योंकि आप हर महीने की इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेंट। वो नाम ऐसे आया है, हायर परचेज नाम ऐसे आया है कि भैया हर महीने आप कुछ चीज भर रहे हो, ठीक है, तो उसको रेंट कंसिडर कर रहे हो, ठीक। लेकिन इसमें फायदा ये है कि आपको एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको ये चीज खुद के पास में रखनी है कि नहीं रखनी, ठीक। वो भी ऑप्शन है, कोई बेवकूफी होगा जो मना करेगा। लिसन, मैंने 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी उठाई थी, मैंने 3 साल उसकी इंस्टॉलमेंट भरी, ठीक। गाड़ी कायदे से मेरी होगी, ठीक है। अब मैं इतना बेवकूफ हूं क्या कि मैं नहीं गाड़ी को ओनरशिप नहीं लूं, मैं बोलूं नहीं यार मेरी इच्छा नहीं है, तू ही रख ले। कोई ऐसा होगा कि बैंक को वापस दे देगा गाड़ी? नहीं भाई, इंस्टॉलमेंट भर दी फिर भी तू रख ले यार, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। सो देयर इज एन ऑप्शन एट द एंड ऑफ एवरी हायर परचेज अग्रीमेंट। आपके पास ऑप्शन रहता है कि वो गाड़ी या तो आप अपने पास रख लो या तो आप वापस दे दो, ठीक है। सो नॉर्मली कोई भी सेन माइंड वाला बंदा यही करेगा, निखिल का पता नहीं, ठीक है। सो नॉर्मली यही होता है कि भैया एट द एंड ऑफ द अग्रीमेंट आप गाड़ी रख लेते हो अपने पास, ठीक। अच्छा, सेल में क्या होता है, द ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासेस ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इफ द प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, इवन इफ द प्राइस इज पेड ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक। इसमें ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है, ये हायर परचेज नहीं है। भले इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है लेकिन इसमें ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है।
नहीं, ये तुम लोग समझ सकते हो भरोसे वाली चीज है, ठीक है। अपने भाई दोस्त भाई की दुकान है, अपन ने बोला भाई 50,000 का फोन ले रहे हैं अपन, अभी एक साथ पूरे पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, दे दूंगा देखो धीरे धीरे, ठीक है। सो ये वो सिनेरियो आ गया, ठीक। ये हायर परचेज नहीं है, इसलिए सेल में लिखा हुआ है, देखो ओनरशिप पासेस ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। मतलब भले ही हम इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो उसी दिन ट्रांसफर हो रही है जिस दिन अपन ने गुड्स लिए, ठीक है। तुमने दोस्त की दुकान से आईफोन लेकर आ गए, ओनरशिप तो उसी दिन ट्रांसफर हो गई, ठीक है। भले ही आप पैसे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो आगे, लेकिन आप बैंक के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट इज हायर परचेज वाली, ठीक है। फर्क समझ रहा है? अगर वही मैं HDFC बैंक, हाँ हाँ अग्रीमेंट टू सेल हुआ ना, तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल अपन दोनों देख रहे हैं इसमें। सी इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर। अग्रीज टू ट्रांसफर तो फ्यूचर के लिए रहेगा। अच्छा, हायर परचेज में द ओनरशिप पासेस व्हेन द ऑप्शन टू परचेज इज फाइनली एक्सरसाइज्ड बाय द इंटेंडेड परचेजर आफ्टर कंप्लाइंग द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के टर्म्स क्या है? सिंपल से है, सारी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जिस दिन आपने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर ली उस दिन वो चीज आपकी हो गई, ठीक है। चलो, परचेजर बिकम्स द ओनर, सिंपल सा है। इन हायर परचेज द हायरर इज नॉट द ओनर बट ओनली द बेली ऑफ द गुड्स। बेली याद आ रहा क्या? कौन? बेलमेंट वाला, ठीक है। बेलमेंट में क्या होता था? मैंने कोई चीज आपको दी यूज करने के लिए, ओनरशिप मेरी है, पोजीशन आपके पास है, और मैंने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है आपको, ठीक है। कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया है, ठीक है। फोन आपको एक फोन कॉल करने के लिए दिया है, या हो सकता है एक दिन के लिए दिया है, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करी, ठीक है। अच्छा, आफ्टर अ सेल टेक्स प्लेस द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज टू पे द प्राइस ऑफ द गुड्स। एक बार आपकी सेल हो गई, उसके बाद ये नहीं बोल सकते नहीं भैया ले ले वापस, नहीं चाहिए तेरा फोन। कर सकते हो क्या? ट्राई करके देखना, वो बोलेगा हाँ ठीक है मैं ले लूंगा, प्राइस आधा % 50% काट ले। कभी कोशिश कर रहा है दुकान में जाना, फोन खरीदना, 50,000 का फोन ले लिए, दुकान के बाहर जाना और वापस आना अंदर, ठीक है। उसको बोलना भाई ये वापस ले ले, वो देखना फिर कितना प्राइस कम करके वापस लेता है। जो भी है 45,000 बोलेगा, 40,000 बोलेगा, 50 तो नहीं बोलेगा वो, ठीक है। सो वो जो डिफरेंस है ना, वो ओनरशिप का डिफरेंस है, ठीक है। भले आपने डब्बा खोला हो या ना खोला हो, डजंट मैटर, नहीं लेते, बिलिंग का इश्यू आ जाता है। एक बार आपकी सील रजिस्टर हो जाती है ना, तो बिलिंग का इश्यू आता है। अच्छा आओ, अच्छा सुनो, हायर परचेज में क्या हो रहा है? इन हायर परचेज अग्रीमेंट the hire purchaser can terminate the contract at any time and he is not bound to pay any further installments। इसने ये तरीका बताया है कि भैया उसके ऊपर है कि वो पे नहीं करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके? जो चीज लिया वो लेकर चले जाएंगे। मैं इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहा हूँ 3 महीने, तो बैंक आके गाड़ी सीज करके ले जाएगी। जब तक कि मैं इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तब तक कि वो नहीं देगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। और अगर इंस्टॉलमेंट भरे नहीं तो गाड़ी का बेच देंगे। यस, होता है, तुमको नहीं पता क्या? हुआ है नहीं भाई, रोज होता है। ये गाड़ियां आपको जो सस्ते रेट में बैंक वाले जब ऑक्शन करते हैं ना, तो यही गाड़ियां आपको सस्ते रेट में मिल जाती है, जो सीज की हुई गाड़ियां होती है। कोविड के समय में ऑलमोस्ट 1200 व्हीकल्स तो नागपुर की सीज हुई है, 1200 टैक्सी, ठीक है। ओला बंद था, उबर बंद था, ठीक है। उनका धंधा नहीं हुआ, EMI नहीं पे कर पाए, गाड़ियां सीज होती चली गई। 1200 गाड़ियां सिर्फ नागपुर की बात कर रहा हूँ। और ये गाड़ियां जो जब्त हुई है, कुछ कुछ लोग होंगे जो छुड़ा ले जाएंगे, लेकिन जब ये नहीं छुड़ा पाएंगे तो उसकी एक ऑक्शन होती है, ठीक। फिर वो गाड़ी में जो हाईएस्ट बिडर रहता है उसको मिल जाती है, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन सब रहती है। बैंक की वेबसाइट पे जाओ, उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, कब ऑक्शन हेल्ड होने वाली है, उसके लिए क्या EMD है। EMD याद है क्या होता? नहीं। लास्ट पेज याद है क्या? सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो वाला अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD। जब ऑक्शन में जाते हो तो EMD भरना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, आइडिया अच्छा है, रोज रोज लेके आओ बैंक से EMI
हाँ तो उसने भी एक ही वर्जन रहता है, कोई लैंग्वेज में नाम है ना, नाम खत्म तेरा। सुनो, अगर बायर डिफॉल्ट करता है द सेलर कैन नॉट क्लेम द गुड्स बैक। ये जमा के, अगर बायर डिफॉल्ट करता है द सेलर कैन नॉट क्लेम बैक द गुड्स, रीजन बताओ, ऐसा क्यों लिखा है? ओनरशिप ट्रांसफर है वो तो सही है, एग्रीमेंट से क्या करेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है ना। क्या प्रूफ है कि बायर ने, देख ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है, मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट वाले पॉइंट पे तुमको बताया था, ये देखो कहाँ गया, इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट ऊपर वाले में था क्या? ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था, दैट इज नॉट हायर परचेस, वो सेल हो रहा है, सेल ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है, तो ये डिफॉल्ट जो वर्ड लिखा है ना, वो डिफॉल्ट कब करेगा, जब पेमेंट बचा होगा, है ना, पेमेंट बचा है इसका मतलब वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। इनवॉइस तो है ना हमारे पास? सुन, बात सुनो, अगर मैं आज की डेट में सेल कर रहा हूं तो या तो मैं पूरे पैसे ले रहा हूं, ठीक है, या तो मैं इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवा रहा हूं सामने वाले से, लेकिन वो हायर परचेज नहीं है। दोनों सिनेरियो देखे थे अपन ने, दोस्त भाई वाले की दुकान है, ठीक है, उसमें अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो सामने वाला मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो अग्रीमेंट ऑफ हायर परचेज। जब आप ऑनलाइन ईएमआई लेते हो ना, उसके 9 महीने की ईएमआई और वो सब, तो उसमें जहां पे भी आप आई एग्री या एक्सेप्ट दबाओगे ना, दैट इज योर कंसेंट फॉर एन अग्रीमेंट फॉर अ हायर परचेज, ठीक है, वो आपका कंसेंट रहता है हायर परचेज के अग्रीमेंट का, आपको साइन करने की जरूरत नहीं है कोई फिजिकल पेपर में, ठीक। सो ई कॉन्ट्रैक्ट से आपका डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ दोस्त भाई की दुकान थी, मैंने फोन ले लिया, पैसे दे दिए थोड़े बहुत, मैंने बोला बचे हुए बाद में दूंगा, और मैंने नहीं देता, मना कर दिया, वो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता इस चीज पे, ठीक है, क्योंकि कोई ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं था हम दोनों के बीच में, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी ऑन स्पॉट, ठीक है। वही फर्क देखो इसमें हायर परचेज में, ऑन डिफॉल्ट ऑफ एनी पेमेंट बाय द हायरर द ओनर ऑफ द आर्टिकल हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एंड रीगेन द पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। जो अपन गाड़ी के सीजर की बात कर रहे थे, ठीक है, हायर परचेज अग्रीमेंट आपने डिफॉल्ट कर दिया, गाड़ी का जो एक्चुअल ओनर है, एक्चुअल ओनर कौन था? बैंक्स, ठीक है, बैंक वाले एक्चुअल ओनर थे ना, कंपनी वाले एक्चुअल ओनर थे ना, आप एक्चुअल ओनर थे, एक्चुअल ओनर बैंक था, तो बैंक वो गाड़ी को सीज करता है, और बंदे हमेशा बैंक के रहते हैं, कंपनी वाला कभी नहीं भेजेगा, क्योंकि जब भी आप ईएमआई करवाते हो या जब भी आप लोन करवाते हो, कंपनी को पूरा पैसा मिल जाता है तुरंत, इंस्टेंटली, ठीक है, उसको कोई टेंशन नहीं है, आप ईएमआई पे लो या कैसे भी लो, पैसा तो उसको तुरंत मिल जाएगा पूरा का पूरा। फर्क किसको पड़ता है? बैंक को फर्क पड़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। हाँ बोल। ये जो रहता है केस में सेलर वाले सेल वाले केस में, हाँ। क्लेम गुड्स का नहीं कर सकता ना, हाँ, लेकिन प्राइस क्लेम कर सकता है, कर सकता है। प्राइस क्लेम कर सकता है, ठीक है। अच्छा, सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क लेबर, वर्क लेबर समझ में आ रहा है? ये देखो, इसका एक एग्जांपल बताओ बिना एग्जांपल पढ़। नहीं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मैं गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा तुमको। सेल वर्क एंड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में दोनों चीजें इन्वॉल्व है, ठीक है। समझ लो मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ अगर, ठीक है, तो इसमें वर्क भी इन्वॉल्व है, लेबर भी इन्वॉल्व है। वर्क अपन ने गुड्स को भी कंसिडर कर रहे हैं इस चीज में, ठीक है। सो यहाँ मैं मटेरियल को गुड्स कंसिडर कर सकता हूँ, सीमेंट, रेती और ये सब, ठीक है, दीज कैन बी कंसिडर्ड एज गुड्स, मटेरियल, रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल और वो दोनों चीजें आ रही है इसमें, आ रही नहीं आ रही? लेबर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और रॉ मटेरियल मेरे लिए वर्क गुड्स का काम कर रहा है। दिस इज नॉर्मली कॉल्ड एज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये तुमको आईपीसीसी में आएगा, कॉस्टिंग में, ठीक है, और सर्विस दोनों साथ में। साथ में, ठीक है। सो इसमें पहले क्या होता था ना, पहले सर्विस टैक्स लगता था, अभी तो जीएसटी चलता है, पहले सर्विस टैक्स जब था तब एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, आज भी है बट ठीक है, उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता था कि इस हिस्से में आपका मटेरियल कितना है और लेबर कितना लगा है परसेंटेज में। समझ लो बिल्डिंग बना रहा हूं तो बिल्डिंग बनाने में मेरा 40% मटेरियल लग रहा है, लेकिन मेरा लेबर की कॉस्टिंग 60% की है। लेबर हो सकता है ज्यादा लग रहा हो आपको, हो सकता है मटेरियल की कॉस्टिंग कम है आपकी, ठीक है। सो डिपेंड करता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों चीजें रहती है तो सिर्फ सर्विस वाले पोर्शन पे आप सर्विस टैक्स लगा सकते थे, ठीक है। अगर 10 करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूं
उसमें अगर मेरा 6 करोड़ का लेबर लग रहा है तो वो 6 करोड़ के ऊपर मैं सर्विस टैक्स चार्ज करता था और बचे हुए 4 करोड़ के ऊपर मैं वैट चार्ज करता था। वैट वाज वैल्यू एडेड टैक्स पुराना है, अभी तो सब जीएसटी में सब इजी हो गया तुम्हारे लिए। पेट्रोल में वैट ही लगता है। पेट्रोल में वैट लगता है आज भी, वो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, उसका भी अलग ही लॉजिक है, कैंसिल क्यों नहीं किए, क्या है? जाने दो, तुमको क्या करना जान के। सुनो इसका एग्जांपल देखो, अ गोल्डस्मिथ इज गिवन गोल्ड फॉर मेकिंग एन ऑर्नामेंट और एन आर्टिस्ट इज गिवन पेंट और एंड कैनवस टू पेंट। तो ये जो पेंट और कैनवस दे रहा है ये इसके लिए गुड्स का काम कर रहा है, ये ऊपर में जो गोल्ड दे रहा है ये गुड्स का काम कर रहा है, और हो क्या रहा है, ऑर्नामेंट बना रहा है वो उससे। तो ऑर्नामेंट जो बनाने का हिसाब हो गया वो सर्विस हो गया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अभी बताया 2 हिस्से होते हैं, एक गुड्स का हिस्सा होता है और एक सर्विस का हिस्सा होता है। तो ये गोल्डस्मिथ जो गोल्ड उसको दे रहा है, गोल्ड तुम्हारा गुड्स हो गया, और जो ऑर्नामेंट बना रहा है उससे, ऑर्नामेंट मतलब गहने, ठीक है, दैट कम्स अंडर सर्विस पोर्शन, ठीक है। सेम गोज विद योर पेंटिंग, कैनवस और पेंट तुम्हारे गुड्स हो गए और जो पेंटिंग आप बना रहे हो दैट इज योर सर्विस, ठीक है। ये देखो मेंटेनेंस कंपनी वाले भी वही करते हैं। सबके ऑफिस में कंप्यूटर तो होंगे, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, हर कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती है साल भर में, एक आधा बार तो दिक्कत आती है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एएमसी ले लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। साल भर में एक अमाउंट भर दिया और वो बंदा आके जो भी दिक्कत है अगर उसमें रैम खराब हो गई या प्रोसेसर खराब हो गया, मदरबोर्ड खराब हो गया, तो मदरबोर्ड जो रिप्लेस करेगा वो, प्रोसेसर जो रिप्लेस करेगा वो, दैट इज योर गुड्स। और जो सर्विस वो दे रहा है उसमें फिटिंग करके लगाने की, दैट इज योर सर्विस पोर्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स में नहीं आएगा, ये तुम्हारा सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर वर्क एंड लेबर में आएगा, ठीक। दोनों में फर्क समझ रहे हो क्या, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व थी इसलिए अपन उसको सेल नहीं बोल रहे डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, बेलमेंट, बेलमेंट खुद से पढ़ो, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार पढ़ो, मेरे को बताओ बेलमेंट में क्या नहीं समझ रहा तुम। बेलर टू बेलिंग। बेलमेंट किसको नहीं समझ रहा मेरे को बताना जरा। बेलमेंट समझा, बता जरा बेलमेंट क्या होता है। हाँ, चलो वो छोड़, जिम्मेदारी किसकी रहती इतना बता दे। गुड्स मेरे थे, मैंने तेरे को दिए थे यूज करने के लिए, ठीक है, जिम्मेदारी तेरी है, मैं तेरे से क्या क्लेम कर सकता हूँ, बराबर, ठीक है। अच्छा, ये छोटा सा देख लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड रखने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, कौन सा बेटा। अच्छा, ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस। ग्रेशियस का मतलब होता है कि बिना पैसे लिए, मतलब मैंने देखो कैलकुलेटर दिया या फोन दिया ऐसे ही बिना कोई पैसे लिए तेरे से, लेकिन अगर वही चीज मैंने देखो उसलिए दी कि मैं तेरे से पैसे लूंगा इस चीज के, समझ ले मैंने 1 महीने के लिए देखो आईफोन यूज करने के लिए दिया या लोकेश ने दिया, तो तेरे से 2000 रुपए ले रहा 1 महीने के, ठीक। सो वो नॉन ग्रेशियस हो गया, मतलब बिना पैसे लिए। ग्रेशियस का मतलब पैसे नहीं लिए हमने, ऐसे ही कर दिया दान टाइप का, ठीक। नॉन ग्रेशियस का मतलब हमने पैसे लिए उसके अगेंस्ट में, ठीक। अच्छा देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है, तो उसके लिए ऑफर एक्सेप्टेंस जरूरी है अपने पास, ऑफर एक्सेप्टेंस रहेगा तो अग्रीमेंट बनेगा, लीगल एनफोर्सिबिलिटी रहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। फिर देखो, द कॉन्ट्रैक्ट शैल प्रोवाइड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, शैल मतलब मस्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कहां पे होगी, ठीक है। या तो इमीडिएटली हो सकती है, या तो साइमल्टेनियसली हो सकती है, या इंस्टॉलमेंट ऑफ फ्यूचर वाली हो सकती है, ठीक है। सेम गोज फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, प्राइस का पेमेंट आप कैसे करोगे, अभी कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में करने वाले हो, फ्यूचर में करोगे, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल
कैसे बन सकता है? या तो राइटिंग में बनेगा या तो वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है, राइटिंग, ओरल, पार्टली राइटिंग पार्टली ओरल, या मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। मैं गया दुकान में, मैंने वो फोन के ऊपर इशारा किया, पैसे रख दिए टेबल पे उठते, ठीक है। अच्छा लो, जो ऊपर मैं बोल रहा था कि अपने मन से कोई डेफिनेशन मत बनाओ, गुड्स की डेफिनेशन, ठीक है। देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। हर मूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज गुड्स ओवर हियर। हम लोग सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये जो डेफिनेशन है ये सेल ऑफ गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल है और कोई एक्ट के लिए नहीं। इसने ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बोला है कुछ, ना तुमको कंपनीज एक्ट के बारे में कुछ बोल रहा है, ना पार्टनरशिप एक्ट के बारे में, ना दुनिया के कोई भी एक्ट के बारे में, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दिए। अब ये डेफिनेशन का रेफरेंस वो लोग उस एक्ट में ले सकते हैं। समझ लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई सेक्शन लिखा है उसमें गुड्स का नाम लिखा है, ठीक, तो वहां पे वो बोल सकता है कि भैया द डेफिनेशन ऑफ गुड्स हैज बीन टेकन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। तो तुमको वहां से इस सेक्शन में रेफर करना पड़ेगा कि हाँ भैया ये डेफिनेशन वहां पे चल रही है, ठीक, वरना वो को और कोई चलेंगे, ठीक। अच्छा देखो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, अदर देन, ये दोनों चीजें गुड्स नहीं है। पैसा गुड्स नहीं है और एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन दी है। नहीं, रुको, उस पे आ रहा हूं, पहले एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन देखो। एक्शनेबल क्लेम मींस अ राइट टू अ डेट, ठीक है, और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। फिर से पढ़ो लाइन, बहुत आराम से, शांति से एकदम। एक्शनेबल क्लेम मींस अ राइट टू अ डेट और to any beneficial interest in movable property not in the possession of the claimant which can be recovered by a suit or a legal action। मतलब समझाओ, इतना टफ नहीं है। पार्शियली करेक्ट है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। जो क्लेम करेगा चीज को, ठीक है। राइट टू अ डेट का मतलब क्या है? मैंने तुमको पैसे दिए, ठीक है, मेरा हक बनता तुमसे वो रिकवर करने का, ठीक है। दैट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट अ गुड, वो गुड्स नहीं है, वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। फिर से सुनो, मैंने तुमको पैसे दिए, वो पैसे रिकवर करने का राइट है मेरे पास। आई हैव अ राइट टू रिकवर द डेट, आई हैव अ राइट टू डेट, ठीक है। दैट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन ऑफ गुड्स, वो डेफिनेशन से बाहर है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वो बाहर ही होने चाहिए थे और उन्होंने स्पेसिफाई भी कर दिया उस चीज को, ठीक है, कि वो डेफिनेशन से बाहर है। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल का मतलब क्या बताया था मैंने? अपना फायदा हो। नहीं, एक प्राइमरी बंदा होता है, एक बेनिफिशियल होता है, ठीक है। जो प्राइमरी चल रहा है वो तो चल रहा है। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट या बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि भैया इसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजेशन ऑफ द क्लेमेंट। जो बंदा क्लेम कर रहा है ना डेट के ऊपर, उसके ऊपर कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है। या तुम सिर्फ डेट को भी समझ लोगे तो भी बहुत है। एक्शनेबल क्लेम को इतना समझ लो कि तुम किसी के ऊपर पैसा दिया और तुमको उससे डेट रिकवर करने का राइट है, वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, लेकिन समझा रहा हूं तुमको एक्शनेबल क्लेम का मतलब, क्योंकि ये सीए फाउंडेशन, सीए इंटर में आएगा तुमको, ठीक है। अच्छा, मनी मीन्स अ लीगल टेंडर और अ करेंसी ऑफ एनी कंट्री एंड इट डज नॉट इंक्लूड ओल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसी। फिर से सुनो, मनी मीन्स अ लीगल टेंडर और द करेंसी ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया में हूं तो इंडिया की करेंसी इज अ लीगल टेंडर, ठीक है। लेकिन मनी के अंदर में इन लोगों ने ओल्ड कॉइन्स और फॉरेन करेंसी को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों? अच्छा, और इंक्लूड नहीं किया है का मतलब क्या है कि ये गुड्स की डेफिनेशन में आ गए। यहां ऊपर क्या लिखा है बॉस? ऊपर लिखा है कि एक्शनेबल क्लेम और मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है। यस यस यस, सुनो देखो,
इसमें लिखा है कि भैया गुड्स की डेफिनेशन में मनी और एक्शनेबल क्लेम नहीं, तो एक्शनेबल क्लेम गुड्स में नहीं आया और मनी भी गुड्स में नहीं आया। इंडिया की करेंसी तो गुड्स में नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन जो बाहर की करेंसी है, फॉरेन करेंसी, एनीवन, ठीक है, डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गया, ठीक है, यूरो हो गया, ये सारी करेंसी को आप इंडिया में खरीद बेच सकते हो एट अ प्रीमियम ऑफ प्राइस। हो सकता है किसी का काम ही है, उसके पास डॉलर्स पड़े रहते हैं और वो बेचता है, ठीक है। सो इन इंडिया फॉरेन करेंसी इज कंसिडर्ड एज अ गुड्स एंड ओल्ड कॉइन्स जिनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, लेकिन वो इतने यूनिक होते हैं कि उनको एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, मतलब दे चार्ज अ प्रीमियम फॉर दैट। रेयर कॉइन्स होते हैं वो, ठीक है, कलेक्टर्स कॉइन्स, ठीक है। सो वो वाले नहीं जो तुम लोग अच्छा नहीं, तुमने वो भी देखा होगा ना, वो ऐसे ऐसे मिलते, सड़कों पे भी मिलते हैं 150 रुपए के, ऐसे यहाँ से कॉइन्स लगे रहते हैं ऐसे गोल गोल, हर एक कंट्री के कॉइन डाल के देता है वो, उसमें 500-600 रुपए का बेचता है वो सड़क पे, ठीक है। तो वो बेच इसलिए पाता है क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में है, समझ रहे हो, वो कॉइन क्यों बेच पा रहा है, और इंडिया का कॉइन कोई क्यों नहीं बेच सकता। आप 5 रुपए का कॉइन किसी को 5 रुपए से ज्यादा में बेचोगे क्या? हाँ, कौन बोला बे? बैंक लेती है ना, एक्सेप्शन। कितने में बेचेंगे बैंक से आप 10 की गड्डी लोगे बेटा? वो चार्ज करती है प्रीमियम फॉर द सर्विस, तो कर सकते हैं ना। वो सर्विस के लिए चार्ज कर रहा है, गुड्स के लिए चार्ज नहीं कर रहा आपको। और मनी इज नॉट अ गुड, कर तो सकते वो सर्विस के चार्ज कर रहे हैं। हैं। टेक्निकली ऐसा होता है, मतलब कैसा? किसी को अगर चेंज की जरूरत रहती है, हाँ, कोई शॉपकीपर वो क्या है कि उनको पता है कि आपकी मजबूरी है। अगर किसी को चेंज की जरूरत है तो टेक्निकली वो यही करते हैं कि आपसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक। सो वो गलत है, वैसे तो गलत है ऑब्वियसली। अगर आप कोई दुकानदार को बोलो कि भैया नहीं दे रहा, तो वो थोड़ी ना बोल सकता है कि भैया देना ही पड़ेगा। 500 रुपए अगर किसी को पेटीएम पे चाहिए और वो आपकी मजबूरी समझते हैं। अगर आप उसको पैसा बैंक में डाल के दे रहे हो तो वो उसको पैसा एक दिन बाद आता है, ठीक है। वो आपकी मजबूरी जानता है कि आपके पास कैश नहीं है और आपको कैश चाहिए, वो उस चीज का प्रीमियम ले रहा है। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ठीक है। मेरे पास कैश नहीं रहता है, मैं दुकानदार को बोलने जाता हूँ कि भैया 20 रुपए दे दे, पेटीएम कर रहा हूँ। बोलता है भैया 20 नहीं 30 रुपए भेजो, दूंगा 20 ही आपको, ठीक है। ऐसे भी दुकानदार रहते हैं, बहुत रहते हैं, मिलेंगे। अच्छा, डेफिनेशन समझी गुड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शनेबल क्लेम का मतलब तुम सिर्फ इतना समझो कि भैया मैंने तुमको पैसे दिए, ठीक है, आई हैव अ राइट अगेंस्ट यू, आई हैव एन एक्शनेबल क्लेम, मेरे पास एक क्लेम है जो मैं तुम्हारे ऊपर कर सकता हूँ कि भैया मैंने तुमको पैसे दिए हैं, उसके बदले में मुझे वापस चाहिए वो पैसे। ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये जो चीज हो रही है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड्स, ठीक है, ये गुड्स नहीं, दिस इज अ प्लेन सिंपल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम सी वो सिर्फ गुड्स की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है, वो एक्शनेबल क्लेम को एक्सक्लूड कर रहा है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि एक्शनेबल क्लेम कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये कल करते हैं। क्लासिफिकेशन गुड्स वैसे सिंपल है, देखो स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग गुड्स जो रहते हैं या आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक असर्टन, चलो इच्छा ही नहीं होती तुम्हारी।